नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। यहां खबर का हर चैप्टर खुलता है और इतनी विस्तार से खुलता है कि जब आप इस क्लास से निकलते हैं, इस पाठशाला से निकलते हैं, तो उस खबर के मास्टर होते हैं। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि ये न्यूज का फैमिली शो है। सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि खबर इस अंदाज में बताई जाती है कि बड़े भी समझेंगे और बच्चे भी समझेंगे और कुछ लेकर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। और आज पाठशाला में सबसे पहले आपको बताऊं कि क्या लेकर आया हूं आपके लिए। सबसे पहले आपके लिए दुनिया के लिए एक मैसेज है, दुनिया के लिए पीएम मोदी की मैनेजमेंट क्लास। अब आप नरेंद्र मोदी को मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्यों कह सकते हैं और दुनिया के लिए ये मैनेजमेंट क्लास कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताऊंगा। हर घंटे 22 लाख डोज मोदी का बाहुबली इंडिया कैसे ये कर पा रहा है, आपको ये भी दिखाऊंगा। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इमरान खान ने भी बनाया है, 100 रुपए का पेट्रोल। तो वो आपको इमरान खान के बारे में भी बताऊंगा, यहां पर डालिए। हर घंटे 22 लाख डोज मोदी का बाहुबली इंडिया, ये है। इसके अलावा इमरान खान ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही 100 रुपए का पेट्रोल 56 रुपए का होते होते कैसे रह गया, ये कहानी भी होगी। और आखिर में न्यूयॉर्क से 40 मिनट में दिल्ली पहुंचने वाला फ्यूचर क्या है, वो आपके सामने इस पाठशाला में, इस क्लास में लेकर आऊंगा। क्योंकि 40 मिनट में, जिस फ्लाइट में आपको 15 से 30 घंटे भी लग जाते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट हो, वो आप 40 मिनट में सफर कैसे पूरा कर पाएंगे, ये भी आज क्लास में होगा। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट वाला गुर कैसे सामने आया, हेल्थ की क्लास में देखिए, हेल्थ और मैनेजमेंट की क्लास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनका कि आज जन्मदिन भी है, दुनिया के लिए मैनेजमेंट की क्लास लगाई। और आज पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत ने एक दिन में, और अभी दिन पूरा नहीं हुआ है, 2 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीनेशन की है, 2 करोड़ डोज से ज्यादा की वैक्सीनेशन। और जिस वक्त मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि 2 करोड़ 24, अच्छा अभी जस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुहाने पर हम हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आंकड़ा देख रहे हैं, जूम करके दिखाइए, 2 करोड़ 24 लाख 13,389, और बोलते बोलते 881 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और बस चाइना जो है, उसने रिकॉर्ड बनाया था 2 करोड़ 47 लाख। तो मतलब अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं, तैयारी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अपने आप में भी ये बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत में भी, और चीन को छोड़ दीजिए तो दुनिया में भी किसी और ने इतने बड़े पैमाने पर एक दिन में वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन अपने नागरिकों को नहीं लगाई। बड़े बड़े देश इस 2 करोड़ के आंकड़े के बारे में सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। यह एक ऐसा आंकड़ा है, जो हमने जो अचीवमेंट हासिल की है, उससे आपका सीना जो है वो गर्व से फूल जाना चाहिए। ये तो पॉकेट स्क्वायर है, ऐसे नहीं, और फूला हुआ होना चाहिए। सीना फूलने की बात कर रहा हूं। सिर्फ चीन को छोड़कर दुनिया में कोई भी देश अब तक ये रिकॉर्ड नहीं बना पाया है। और वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या, आपके सामने वो आंकड़ा भी रखता हूं, ताकि आपको ये पता चले कि बतौर देश हमने जो हासिल किया है वो कितना जबरदस्त है। सबसे पहले चीन के बारे में आपको बताता हूं। चीन ने, इसको चीन कह लीजिए कुछ लोग, चीन ने 24 जून को कितने लोगों का एक दिन में वैक्सीनेशन किया था? 2 करोड़ 47 लाख, 2 करोड़ 47 लाख लोगों को उसने वैक्सीनेट किया था। हालांकि जो वहां से डेटा आता है, उस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं। अब आपको बताता हूं भारत के बारे में, कि भारत ने आज, जब हम ये शो कर रहे हैं, यानी 17 सितंबर, जो कि नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर भारत ने 2 करोड़ और 24 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। और अभी भी, क्योंकि अभी रात के 9 ही बज रहे हैं, अभी भी 3 घंटे का वक्त है इस 47 लाख तक पहुंचने में। आधी रात तक ये आंकड़े आते रहेंगे
और ये नहीं कि अभी भी वैक्सीनेशन चल ही रहा होगा, कई जगह से डेटा आता है तो वो आने में समय लगता है, तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाए। न भी बने तो अपने आप में 2 करोड़, 2.25 करोड़ लोगों का एक दिन में वैक्सीनेशन कमाल है। और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जब वैक्सीन डोज लगती है तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ये 2 करोड़ प्लस जो आपको बता रहा हूं आंकड़ा वैक्सीन का, 2 करोड़ प्लस, इसकी अहमियत समझिए। ये जो आंकड़ा है ये 45 देशों की जो कुल आबादी है उससे भी ज्यादा है। यानी जितने 45 देशों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा लोगों को आज हमने वैक्सीनेट कर दिया है हमारे देश के अंदर। हर घंटे कितने लोगों को वैक्सीन लगा है? हर घंटे 21 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। हर घंटे, एक घंटे में 21 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था। अब इसको आप हर मिनट में तोड़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी कामयाबी ये देश के लिहाज से है। हर मिनट 36,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। और अगर आप इसको हर सेकंड में तोड़ दें कि 1 सेकंड, जब मैं आपको ये पूरी खबर बता रहा हूं तो वो सेकंड के लिहाज से बैठने लगेगा कि कितनी देर में क्या हुआ। हर सेकंड 602 लोगों को वैक्सीन लगी। 602 लोग, यानी जितनी देर में मैं ये लिख रहा हूं 3 सेकंड निकल गया, उतनी देर में करीब 1800 लोगों को लग गया वैक्सीन। ये इस देश की अचीवमेंट है और इसलिए मैंने कहा कि बतौर भारतीय आपका सीना गर्व से फूल जाना चाहिए कि इतने कम समय में पहले तो देश में वैक्सीन बनी और उस पर इतनी सियासत होने के बावजूद कि फलाने की वैक्सीन है, उसकी वैक्सीन है, कैसे भरोसा करें ना करें, आज देश ने इतिहास रच दिया है। लोग बर्थडे पर जश्न मनाते हैं, केक काटते हैं, यहां काम से जश्न मन रहा है। और सिर्फ यह काम नहीं हुआ, आपको यह भी बता दूं कि आज नरेंद्र मोदी ने जो उनको गिफ्ट्स मिलती हैं, अलग अलग जगह जाते हैं तो कोई कोई गिफ्ट देता कि भाई पीएम आए उनको गिफ्ट दो, उसको भी ऑक्शन किया और वो पैसा नमामि गंगे में डाल दिया है कि उस प्रोजेक्ट में लगाइए पैसा, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, वो पैसा लगाइए। जो अभी ओलंपियंस आए थे उन्होंने गिफ्ट दिया था, वो भी बोला कि इसको भी ऑक्शन कीजिए और पैसा लगाइए देश के काम। ये भी एक बर्थडे का स्टाइल है। अच्छा, आपको वैक्सीनेशन की स्पीड जो दिखा रहा हूं, ये सिर्फ आज की बात नहीं, आप देखिए कितनी तेजी से भारत की वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ी है। बोलते बोलते देखिए 2 करोड़ 24 लाख 32,592 हो गया। लेकिन इसको आप अगर देखते जाइए कि 1 से 10 करोड़ डोज भारत में कितने दिन में लगी, उसको आपको देखना चाहिए। तो यह आंकड़ा देखिए, पहला 1 से 10 करोड़ डोज जो लोगों को दिया गया, क्योंकि उस वक्त वैक्सीन नई बनी ही थी, अप्रूवल मिला ही था और जो बुजुर्ग थे सिर्फ उनको लगना था, तो 85 दिन लगे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंचने में। यानी 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में 85 दिन लगे। फिर 11 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों तक वैक्सीन लगाने में वो घटकर 45 दिन रह गया, यानी लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा। 20 करोड़ से 30 करोड़ तक डोजेस जो पहुंची वो लगा 29 दिन। मतलब देश लगातार तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर 30 से 40 करोड़ तक डोजेस लगने में लगे 24 दिन और घट गया। उसके बाद 40 से 50 करोड़ डोज जो लगे लोगों को वो 20 दिन में हुआ। 20 दिन, मात्र 20 दिन में 10 करोड़ और लोगों को डोज लगा दी गई। उसके बाद 50 से 60 करोड़ डोज 19 दिन में, एक दिन और कम लगा। 60 से 70 करोड़ 13 दिन में, मात्र 13, 6 दिन और घट गए। और अभी 70 से लेकर 78 करोड़ डोज मात्र 10 दिन में लगा लिए गए। और अभी 79 करोड़ क्रॉस हो गया जब तक मैं आपको यह सब बता रहा हूं। तो आज का दिन मिला दीजिए पूरे अभी तक का, तो 79 करोड़, मतलब अगर आप मान के चलिए कि कल तक में हो सकता है, अगर यही गति रही कल परसों तक में, यानी 10-12 दिन में और 10 करोड़ लग गए। यानी कहां से हमने शुरू किया था, 85 दिन लग रहे थे 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में, और आज 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में 10 से 12 दिन लग रहे हैं। यह इस देश का अचीवमेंट है। लोग कहते हैं अरे पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो जाएगी, क्यों चर्चा करना। अरे देश के लिहाज से सोचिए ना भाई, देश क्या अचीव कर रहा है। और एक आप कहेंगे कि भाई अभी कई लोगों को एक ही वैक्सीन लगी है, एक वैक्सीन लगने पर भी डेटा कहता है कि आपकी कोरोना अगर हो जाए तो जान बचने की जो गुंजाइश है वो बहुत बढ़ जाती है। और ये बोलते बोलते 2 करोड़ 24 लाख 38,000 हो गया। तो इसलिए समझिए कि देश एक सुरक्षा के घेरे में आता जा रहा है। अच्छा, इससे पहले 3 दिन ऐसे रहे हैं जब
1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी है। मतलब आज तो 2 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था तो उसको एक टारगेट रखा गया था कि उस दिन लोगों की सेवा के तौर पर यह करना है, लेकिन इससे पहले भी हमने अचीव किया। 27 अगस्त, उस दिन भी 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे थे। उस दिन लगे थे 1 करोड़ 8 लाख। वो भी अपने आप में इतिहास था, लेकिन भारत अपने ही नए इतिहास रचता जा रहा है, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। 4 दिन बाद 31 अगस्त को 1 करोड़ 41 लाख हो गया। मतलब अपना पिछला रिकॉर्ड हमने खुद तोड़ दिया अपने परफॉर्मेंस को। यह एक देश के तौर पर हमारी अचीवमेंट है। और फिर तारीख आई 6 सितंबर की। उस दिन भारत ने फिर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई और 1 करोड़ 20 लाख लोगों को उस दिन वैक्सीन लगी। तो आप सोचिए भारत कितना कुछ अचीव कर रहा है। और यह मैनेजमेंट ही तो है। जिस देश में इतना फैलाया जाए, डराया जाए कि मत लो वैक्सीन, पता नहीं क्या हो जाएगा, उस देश में 1-1 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लग रही है। 2-2, सवा 2 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लग रही है। और क्या चाहिए? मैनेजमेंट नहीं है तो और क्या है? और अभी आपको दूसरे देशों का हाल दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि भारत के लिए कितने गर्व का लम्हा है। और जो हमने कहा कि आपको इस मैनेजमेंट का क्रेडिट थोड़ा तो नरेंद्र मोदी को भी देना होगा, क्योंकि जब सियासत होती है तो कहा जाता है हमारे बच्चों की वैक्सीन मोदी जी ने दे दी दूसरे देशों को। बच्चों की वैक्सीन तो वैसे आई भी नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से दे दी गई थी। तो जो अच्छा होगा उसका भी तो कुछ दीजिएगा उधर। खैर, वो सियासत की बात है, हम देश की बात कर रहे हैं। भारत की कोरोना से लड़ाई को समझना होगा आपको। अमेरिका में अभी हालत क्या है? बड़े बड़े देश है ना भाई, छोटे देश तो है नहीं। बोलते बोलते 2 करोड़ 24 लाख 50 हजार पार कर गया है। अमेरिका की हालत आपको बता रहा हूं। अमेरिका में हर दिन कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा। यह अमेरिका की अभी की हालत बता रहा हूं आपको, मौजूदा हालत है। और एक दिन में कोरोना से मौत कितनी हो रही है? 3,415। अगस्त में कितनी मौतें हुई हैं कोरोना से? 23,417। यह अमेरिका में हाल है। हर चीज में हम अमेरिका अमेरिका करते हैं। भारत में देखिए क्या हालत है। अपनी बनी वैक्सीन कितने लोगों की जिंदगी बचा रही है वो सोचिए। इस वक्त अमेरिका में 90% आईसीयू बेड जो हैं वो भर गए। फिर से यह हालत है अमेरिका में। कोरोना से मौत 40% बढ़ गई है अमेरिका में। ऑक्सीजन बेड और हेल्थ वर्कर की कमी हो गई है। 38% आबादी को सिंगल डोज भी नहीं लगी है। यह अमेरिका का हाल है। और हम अपने देश के बारे में बात नहीं करते। डेली कोविड केसेस के मामले में अगर आप दुनिया को देखिए, अमेरिका का बता रहा था 1.5 लाख से ऊपर आ रहा है। ब्राजील में 34,000 से ऊपर आ रहा है। भारत में 34,403 है। यूके में 26,326 है और ईरान में 22,329 है। आप अमेरिका से भारत को कंपेयर कीजिए और दोनों की आबादी को कंपेयर कीजिए। कहां हम जो हैं वो 135 करोड़ से ऊपर और कहां अमेरिका, और उनसे संभल नहीं रहा है, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। भारत ने कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी है इसको भी हमें देखना चाहिए। कभी कभी जब हम ऐसे अचीवमेंट की बात करते हैं, देश बतौर देश बात करते हैं, तो पलट कर देखना चाहिए कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले कोरोना के खतरे को पहचाना और सिलसिलेवार ढंग से भारत का जो सफर रहा है वो आपको एक बार याद करना चाहिए। कोरोना से लड़ाई का हमने सिलसिलेवार लॉकडाउन लगाया। और जो भारत का लॉकडाउन था, जिसको पॉलिटिक्स के तहत यह कहा गया कि अरे लॉकडाउन लग गया, देश की अर्थव्यवस्था को मार दिया गया, अगर वो लॉकडाउन नहीं लगता तो करोड़ों में मौतें हुई होती। ये एक एस्टिमेट था। और वो लॉकडाउन मैनेजमेंट हुआ, इसीलिए लोगों की जिंदगी बची। उसके बाद जो अनलॉक किया गया वो भी बहुत सिलसिलेवार ढंग से हुआ, इसलिए भी भारत का मैनेजमेंट बेटर रहा। भारत में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था कोरोना को लेकर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी आपको देता हूं कि हमने कैसे अचीव किया और क्या अचीव किया। और अगर ये ना बना होता और अगर ये उसी हालत में रहता जैसा शुरू में था, तो बस सोचिएगा कि क्या होता। मार्च 2020 में, यह आपको आंकड़ा बता रहा हूं, और फिर जुलाई 2021 का आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। और भारत ने क्या अचीव किया आपको देखना चाहिए एक देश के तौर पर। भारत के पास कोरोना टेस्ट लैब कितने थे?
मार्च 2020 में, और वो आंकड़ा था कोरोना टेस्ट लैब का 65, मात्र 65 ऐसे लैब थे जहां पर टेस्ट हो सकता था कोरोना का। आज की तारीख में कितने हैं? 2808, यानी 2808। कहां हम 65 पर थे और बढ़कर अब 2808 हो गए। कोरोना का जो टेस्ट होता था प्रति 10 लाख आबादी पर 10 लाख पॉपुलेशन पर, वो कितना होता था पिछले साल तक? 5 टेस्ट होते थे 10 लाख की आबादी पर। यह आपको मार्च 2020 का बता रहा हूं, जब कोरोना ने दस्तक दी थी। और अब कितने होते हैं? 3.5 लाख हर 10 लाख की आबादी पर। यह हमने 1 साल में अचीव किया है। सर्जिकल मास्क जिसकी हम बात करते हैं, आप देखते हैं लोग लगाकर पहनकर निकलते हैं। वो सर्जिकल मास्क जो है उसका उत्पादन, हमारे पास 3 सप्लायर थे। एक माह काम करते, इधर आते थे। सर्जिकल मास्क की बात आपको बता रहा था। सर्जिकल मास्क की जब बात कर रहा हूं तो 3 सप्लायर थे हमारे पास। जब ये मार्च की बता रहा हूं, मार्च 2020, और इधर आपको जुलाई 2021 बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों नहीं देखिएगा तो समझ नहीं पाएगा कि हमने बतौर देश क्या अचीव किया। मात्र 3 सप्लायर थे और हर दिन उत्पादन जो है वो 1 लाख मास्क का उत्पादन हर दिन के हिसाब से हो रहा था। मतलब अगर आप कह भी दीजिए लोगों को मास्क पहन के निकलो, मास्क पहन के निकलो, अरे कहां से पहन के निकलेंगे भाई? होना भी तो चाहिए। तो लोगों को कहा कि घर पे रहिए, कम से कम बचिएगा। अब हमारे पास कितने सप्लायर हैं? 3 सप्लायर से बढ़कर 3000 सप्लायर हो गए। यह बतौर देश हमारी कामयाबी नहीं है। और हमारी 1 लाख बनाने की कैपेसिटी थी मास्क, ये बढ़कर 30 लाख मास्क बनाने की हमारी कैपेसिटी हो गई है। मार्च 2020 से जुलाई 2021 के बीच में बता रहा हूं। पीपीई किट्स, होता है ना भाई कि इस देश में हमने किया क्या है। बतौर देश हम तो है पिछड़े हुए हैं, बस हम अपने आप को गाली देते हैं। पीपीई किट्स मार्च 2020 में 0, यानी बनती नहीं थी, 0 प्रोडक्शन होता था पीपीई किट्स का देश में। 0, चलिए उड़ ही गया, कोई बात नहीं। 0 प्रोडक्शन आपको बता रहा था पीपीई किट्स का, 0। और अब कितनी बनती है? 10 लाख। और ये कितने दिन में बनती है? पर डे, यानी प्रतिदिन। 0 पीपीई किट जिस देश में बनती थी उसने एक साल में 10 लाख पीपीई किट्स बनाना शुरू कर दिया। यह हमारी कोरोना से लड़ाई है। और इसमें आपको और बताता हूं, जिस सर्जिकल मास्क की बात कर रहा था, जो हम बनाते थे, सिर्फ 3 सप्लायर थे हमारे पास, अब उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस मास्क के बारे में आपको बता रहा हूं, वो मास्क पहले पहनने के लिए अपने पास नहीं था। अब हम 4 करोड़ मास्क ये निर्यात कर रहे हैं। 4 करोड़ तो हम निर्यात कर रहे हैं, सोचिए। अपने यहां तो है ही, बाहर भी भेज रहे हैं। और ये हर महीने है, 4 करोड़ पर मंथ। मेडिकल गॉगल्स जो होता है वो हम बना रहे हैं। ये जो डॉक्टर पहनते हैं ना, आप देखते हैं मेडिकल गॉगल होता है, वो मेडिकल गॉगल आज की तारीख में हम एक्सपोर्ट करते हैं। 20 लाख गॉगल हर महीना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम अपने यहां केसेस तो कम कर ही रहे हैं, अपने यहां कोरोना से लड़ाई को मजबूत तो कर ही रहे हैं, दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। पीपीई किट्स जो आपको बता रहा था अभी कि पीपीई किट्स हमारे यहां कितने बनते थे, जो 0 बनते थे, वो आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं? 5 लाख किट्स जो हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हर महीने। ये भारत है, ये भारत की लड़ाई है जो हमने कोरोना से लड़ी है, जो हमारा मैनेजमेंट है। और बतौर देश हमें समझना चाहिए कि हम कहां से कहां आए हैं। हो सकता है तीसरी लहर आए, हो सकता है अगर हम समझदारी से चलें तो ना भी आए, लेकिन उस तीसरी लहर के लिए भारत कहां से कहां पहुंचा है दुनिया के मुकाबले, वो हमको समझना होगा। अच्छा, ये तो सिर्फ आपको कोरोना से जो फिजिकल डैमेज है उससे लड़ाई की बात कर रहा हूं। आर्थिक नुकसान जो था, उस आर्थिक पक्ष की भी बात कीजिए। दुनिया भर में
स्लो डाउन आया, उसको भी मैनेज किया गया। पहली लहर में आर्थिक पैकेज कितना दिया गया था लोगों के लिए? 1,70,000 करोड़ यह पैकेज दिया गया था, क्योंकि लोग घरों में थे, उनकी नौकरियां गई, उनको जरूरत थी कि कुछ, और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जरूरत थी। अब यह दूसरी लहर में आपको बताता हूं। दूसरी लहर में उसके बाद जो पैकेज दिया गया वो था 6,28,000 करोड़। ये इस देश में लोगों के लिए हुआ है। और जो दूसरी लहर आपको बता रहा हूं, इसमें कोविड इमरजेंसी पैकेज भी दिया गया ताकि तीसरी लहर की तैयारी हो जाए। और यह कोविड इमरजेंसी पैकेज तीसरी लहर के लिए कितना दिया गया? यह दिया गया करीब 23,123 करोड़ रुपए। तो ये जो रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हम देख रहे हैं और ये जो तैयारी देख रहे हैं, 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में ये करके दिखाना अपने आप में नामुमकिन लगता है। जब आप सोचिए गरीबों के लिए क्या हुआ, इस लड़ाई को हमें समझना होगा। जो कल्याण योजनाएं, पीएम कल्याण, गरीब कल्याण योजना बनी, उस पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 2 लाख करोड़ सिर्फ गरीबों के लिए। 80 करोड़ गरीब लोगों को खाना दिया गया मुफ्त में। और क्यों ना दिया जाए, देश के लोग हैं, मुफ्त राशन मिलना ही चाहिए। 5 किलो गेहूं दिया गया, 5 केजी गेहूं और चावल, यह दिया गया लोगों को कि आप खाना खाएं। और अब हम पत्रकार हैं, हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आज भी मिल रहा है। लोग बताते हैं कि मतलब इसमें बेईमानी की गुंजाइश ना के बराबर दिखती है और लोगों को पकड़ पकड़ कर दिया जाता है। लोग कहते हैं हमारे यहां बचा हुआ नहीं, रखो भाई, तुम गरीब हो, तुमको खाने की जरूरत है, ये करो। ये हो रहा है जमीन पर। आप ट्विटर पर कुछ भी पॉलिटिक्स करते रहें लोग, लेकिन जमीन की कहानी कुछ और नजर आती है जब आप निकलिए। हमारी अचीवमेंट देखिए, एक और अचीवमेंट आपको दिखाता हूं। जो हमारे पास वैक्सीन है, अप्रूव्ड वैक्सीन, जिसको लेकर कुछ लोगों ने कहा कि भारत की वैक्सीन पर भरोसा करें या ना करें। जनवरी 2021 में हमारे पास कितनी वैक्सीन थी अप्रूव्ड? मात्र 2। और अगस्त 2021 आते आते आज की तारीख में हमारे पास 5 वैक्सीन है। 5। तो ये जो गति बढ़ रही है वैक्सीनेशन की, उसके पीछे ये भी वजह है। वैक्सीनेशन करीब 79 करोड़। ये 79 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन भारत में हो चुका है, एक डोज। 79 करोड़ डोज की बात कर रहा हूं। और दुनिया के 71 देशों में कितनी लगी है? 71 देशों के बारे में अगर आपको बताऊं तो वहां पर जो लगी है वो 5.8 करोड़। ये दुनिया से हमारा कंपैरिजन है। ये हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको गर्व से कहिए कि हम ये कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना कब फिर लौटेगा, कितनी भयावहता के साथ लौटेगा, किसी को नहीं पता, लेकिन ये हमने किया है 2 साल। और ये आपको बता दूं, जब तक ये पूरी जानकारी दी, 2,24,83,183 हो चुका है वैक्सीनेशन। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया है, वो भी आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। एवरी इंडियन वुड बी प्राउड ऑफ टुडेज रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। ये जो बात मैं बार बार कहता हूं कि इनमें एक खास बात तो है, कभी खुद को क्रेडिट नहीं देते हैं। एवरी इंडियन वुड बी प्राउड ऑफ टुडेज रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, यानी हर भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। और उसके बाद देखिए क्या लिख रहे हैं। आई एक्नॉलेज आवर डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, nurses, healthcare and all frontline workers who have toiled to make the vaccination drive a success. Let us keep boosting vaccination to defeat COVID-19. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन 8:51 पर ट्वीट किया है। डॉक्टर्स, इनमें कोई नेता नहीं है। इनोवेटर्स, इनमें कोई नेता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर, इनमें कोई नेता नहीं है। नर्सेज, नेता तो नहीं होती ना। हेल्थ केयर एंड ऑल फ्रंटलाइन वर्कर्स, नेता होते हैं क्या? नहीं होते। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं
कि जहां विपक्ष इसी बात पर अड़ा हुआ है कि 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हो गई तो मोदी जी का नाम ना हो जाए, नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि यह देश के डॉक्टर, नर्सेज, इनोवेटर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का अचीवमेंट है। इतना सा फर्क, और यही इतना सा फर्क देश को इकट्ठा करता है कि आप 2,24,90,647 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट कर दें। और जो मनसुख मांडविया हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी आपस में सेलिब्रेट नहीं किया नेताओं ने कि आओ आओ हमने अचीव कर लिया, इसे पॉलिटिक्स में बेचते हैं। वो गए और उन्होंने किसको लड्डू खिलाया? नर्सेज को। उन्होंने किसको लड्डू खिलाया? डॉक्टर को। और तालियां बज रही हैं किन के लिए? इन डॉक्टर्स के लिए और नर्सेज के लिए, कि भाई तुमने करके दिखाया। तुम नहीं लगाए होते, इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती तो देश में 79 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगी होती। यह भी भारत है। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं, अभी 2,25,00,000 हो गया है, होने वाला है, 93,000 हो गया है। चीन का रिकॉर्ड ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा 2,47,00,000 का। और न भी टूटे तो भारत के हौसले को जो मजबूती मिली है वो नहीं टूटनी चाहिए, ये याद रखिएगा। खैर, भारत की हमने बात की, भारत ने जो रिकॉर्ड बनाया उसकी बात की, लेकिन आज पाकिस्तान में जो हुआ उसकी भी चर्चा बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। स्पोर्ट्स की क्लास में आपको लिए चलता हूं और दिखाता हूं पाकिस्तान ने आज क्या रिकॉर्ड बनाया, वो भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, दरअसल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आज पाकिस्तान के साथ मैच था और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में वनडे मैच शुरू होने वाला था। अमूमन क्या होता है, वनडे मैच शुरू होने वाला होता है तो लोग इंतजार करते हैं, स्टेडियम भरा हुआ होता है, अरे भाई टॉस किसने जीता नहीं जीता ये सब हो रहा होता है। दर्शक भी बेसब्री से मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक खबर क्या मिलती है कि न्यूजीलैंड की टीम ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, हम आएंगे नहीं, हम खेलेंगे नहीं, हमको नहीं खेलना है तुम्हारे साथ। और वजह क्या बताई कि सेफ महसूस नहीं हो रहा, सुरक्षा ठीक नहीं है यहां पर, हमको खतरा लग रहा है, हमको मैच नहीं खेलना, हमको घर जाना है। और उनको ये अलर्ट जो मिला वो उनकी सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से मिला। ग्राउंड पर जो न्यूजीलैंड के सुरक्षा सलाहकार थे वो मौजूद रहे और उनके कहने पर यह मैच रद्द कर दिया गया। न्यूजीलैंड की टीम वहां गई थी, 3 वनडे खेलना था, 5 T20 खेलना था, लेकिन उसके पहले ये लोग जो है बोरिया बिस्तर समेटे और बोले कि अब हम जा रहे हैं वापस। पाकिस्तान में डरी सेमी न्यूजीलैंड टीम अब वतन लौट रही। लोग जो है टॉस जीतकर बैटिंग और फील्डिंग चुनते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने कहा कि हम घर जाना चुन रहे हैं, हमको नहीं खेलना, बैटिंग बॉलिंग चाहिए ही नहीं। यह पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, उनका अचीवमेंट। बहुत चिल्ला रहे थे ना, तालिबान तालिबान, बहुत अच्छा तालिबान। यह आपने अचीव किया है, क्योंकि वहां पर स्टेडियम अब बॉम्ब स्क्वाड घूम रहा है, देखने के लिए कहीं बम तो नहीं है। और ये तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए। आपने आज तक देखा होगा किसी भी देश में कि मैच अगर रुकता है तो बारिश की वजह से रुकता है, और यहां पर जो है सुपर सॉपर्स चलते हैं और बारिश का पानी सुखाया जाता है। ये पहला ऐसा है जहां पूरे मैदान में ऐसे ले लेके घूम रहे हैं, कहीं बम तो नहीं लगा दिया। गजब कर दिए भाई। और इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर तो आपको दिखा ही रहा हूं, ये अलग अलग स्टेडियम से भी ऐसी तस्वीरें आई। अच्छा, जरा देखिए कि हुआ क्या। सुबह सुबह 2 बजे टॉस होना था स्टेडियम के अंदर, 2:30 बजे मैच शुरू होना था। 1:55 पर खिलाड़ियों से रूम में रुकने के लिए कह दिया कि इधर मत आओ भाई, इधर खतरा है। और दर्शकों को भी आने से रोक दिया गया कि तुम भी मत आओ, तुम यहां मैच देखने आओगे और पता नहीं तुमको देखने कोई आएगा कि नहीं आएगा, और फिर देखने के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहा गया कि टॉस में देरी होगी, थोड़ा अभी वजह पता नहीं है। 2:09 पर टॉस में देरी से हलचल होने लगी। इतना देर हो गया भाई, टॉस क्यों नहीं हो रहा है। न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव होने की चर्चा होने लगी कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, इसलिए तो नहीं देरी हो रही। 2:33 पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। मतलब जिस वक्त मैच शुरू होना था 2:30 बजे, उससे 3 मिनट बाद, मतलब मैच तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारे यहां जो आतंकी मैच खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, हमको नहीं खेलना है भाई तुम्हारे यहां। न्यूजीलैंड बोर्ड ने क्या कहा वो भी आपको जानना चाहिए। वो ये बताने को तैयार नहीं है कि टीम कब पाकिस्तान से रवाना होगी। उनको लग रहा है कि कहीं हमने कैंसिल कर दिया है और बता दिया कि इस वक्त निकल रहे हैं, कोई हमला बस पर ना हो जाए। उन्होंने एक बयान जारी किया
उन्होंने कहा कि खतरे का अलर्ट था, हमारे लिए टूर को जारी रखना संभव नहीं हो रहा था। हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यह झटका है, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। यह हमारे आसपास जिम्मेदाराना विकल्प है, हमारे पास जो जिम्मेदाराना विकल्प है वो हम अपना रहे हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम ने को पाकिस्तान ने मनाने की भी पूरी कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि बेइज्जती हो जाएगी। तो बहुत इमरान खान ने न्यूजीलैंड के पीएम से फोन पर बात की। मतलब कायदे से तो उनके दिल में आता होगा कि कह दें कि अरे खेलिए ना भाई, ये सब आतंकी तो अपने हैं, कौन बम फोड़ेगा। लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, खेलिए ना, हम कह रहे हैं ना नहीं होगा। लेकिन वो कैसे खेलते, उनको भरोसा ही नहीं हुआ। वो सीधे साधे लोग हैं, उनको नहीं पता कि ये लोग क्या से क्या कर सकते हैं, और इसीलिए वो बोले कि नहीं भाई, तुमको खेलना है तुम खेल लो, तालिबान के साथ अपना मैच खेल लो, अफगानिस्तान की टीम के साथ, हमको छोड़ दो। क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसी जगह है जहां इस तरीके के हमले, अब एक हमला हुआ था बीच में, आपको याद होगा कितनी हलचल हो गई थी वहां कि ऐसा इस तरीके के हमले हमारे यहां नहीं होते। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हमें जानकारी दी है कि उन्हें कुछ सुरक्षा अलर्ट मिला है और वो सीरीज को रद्द करना चाहते हैं। हमने फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किया था। फूल प्रूफ, सोचिए, मतलब आतंकियों को कह दिया होगा कि तुम यहां देखने मत आओ, तुमको फ्री में टिकट नहीं मिलेगा, टीवी पे देखना। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पर्सनली बात की और उन्हें बताया कि हमारा सुरक्षा सिस्टम कह रहे हैं हमारा सुरक्षा सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट है और किसी तरीके का खतरा नहीं है। आखिरी वक्त में टूर रद्द करने से क्रिकेट प्रेमी निराश है। भाई, जिसके पास सारे आतंकी खुद के हों, उनका सुरक्षा सिस्टम तो बेस्ट होगा ही, उनको तो जाके फटना है दूसरी जगह। खैर, लेकिन उसमें भी तो ये है ना कि कई आतंकी अब जो है वो तालिबान को देख के बगावत के मूड में है कि हमको ये इमरान खान नहीं चाहिए, हमको भी अपना तालिबान वाला राज बनाना है। तो वो खतरा तो खैर रहता है। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल के बाद पाकिस्तान आई थी और 2002 में भी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 2002 की तस्वीर है, जब वहां पर बीच में वो पाकिस्तान का दौरा छोड़कर चले गए थे। ब्लास्ट हो गया था कराची के शेरेटन होटल में, ये लोग रुके हुए थे और होटल के पास धमाका हुआ था जिसकी तस्वीर, 14 लोगों की जान चली गई। तब होटल के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रोने लगे। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए तो नई बात नहीं थी, वो तो कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ऐसे ट्रेनिंग लेने जाते हों और शायद इस तरीके की चीजें देखते हो। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने थोड़ी देखा था कि इस तरीके से होटल के बाहर बम फट जाए और ऐसी हालत हो जाए। बम फटा होगा तो अंदर सुनाई दिया होगा, तो उनकी हालत खराब हो गई, वो रोने लग गए। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी बोलते तो हैं कि भाई कुछ दिन हम भी नहीं सो पाए थे। अच्छा, कि पाकिस्तान तब भी कह रहा था कि उनके सुरक्षा इंतजाम बहुत अच्छे थे। मतलब उनका शायद कहने का मतलब ये होगा कि अंदर नहीं फटा ना भाई, बाहर ही फट गया तो हमने सुरक्षित रखा आपको, ऐसा शायद कहना चाहते होंगे। खैर, 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान में आतंकियों ने हमला किया था। मतलब न्यूजीलैंड के साथ तो हुआ ही, और ये वाला तो सबको याद है कि वो बस जा रही थी और कैसे गोलियां चलने लगी थी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के पास आतंकवादियों ने टीम बस पर हमला कर दिया था। 12 आतंकियों ने श्रीलंकाई टीम पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई थी और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला, खिलाड़ियों को स्टेडियम के अंदर ले गए और पहली बार क्रिकेट स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उतरा, वो उसकी तस्वीर है कि खिलाड़ियों को बचाने के लिए। और इस हमले में 6 श्रीलंकाई क्रिकेटर घायल हुए थे, सपोर्ट स्टाफ के 2 लोग घायल हुए थे और पाकिस्तान के 6 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक हमले में मारे गए थे। तो यह पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब आप बहुत खुश होते हैं, तालिबान आया तालिबान आया तालिबान आया, बहुत बढ़िया, तो ये याद रखिए कि दुनिया ये सब देखती है और समझती है और ये हो रहा है। तो इसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और 2009 के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गया। 2009 के बाद, उसके बाद से हुआ ही नहीं। कोई भी टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से कतराती है। दूसरी टीमें जो हैं वो कहती है न्यूट्रल वेन्यू पे चलो, वहां खेल लेंगे, लेकिन तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। तो आजकल वो यूएई में खेलता है पाकिस्तान। 2015 में पाकिस्तान ने किसी तरह से जिम्बाब्वे को मनाया कि प्लीज आ जाओ यार, प्लीज कुछ तो खेल लो हमारे साथ। और जिम्बाब्वे, जिसको ना कोई देखने वाला है ना कोई पसंद करता है कि भाई ये क्या खेल रहे हैं पता नहीं, उन्होंने कहा कि चलो कहीं तो खेलें, तो वो पाकिस्तान आ गए। T20 और वनडे खेले और उसका चले गए। 10 साल तक पाकिस्तान में टेस्ट मैच नहीं खेला गया। 2019 का जब साल आया तो श्रीलंका की टीम पाकिस्तान पहुंची। अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका की टीम पाकिस्तान खेलने गई थी और अब उसके बाद जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने बोला भाई
तुम खेल लो अपना, हमको रहने दो। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे खिलाफ भैया ये कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा, पाकिस्तान को आपसे मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से देखिएगा तो वहां एक ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है, जो ट्रायंगुलर सीरीज हम खेलते ना, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका मान लीजिए के लिए, लेकिन ये आतंक का क्रिकेट है, ये आतंक की सीरीज है, जिसका ट्रायंगुलर, मैं आपको कह रहा हूं ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है। और इस ट्रायंगुलर सीरीज के 3 खिलाड़ी कौन है? एक हो गया तालिबान, दूसरा हो गया आपका हक्कानी नेटवर्क, ये लोग अपना अपना मैच खेल रहे हैं, और तीसरा जो है ये हो गया आपका पाकिस्तान। तो जब आप ये ट्रायंगुलर सीरीज खेल ही रहे हैं तो दूसरों के लिए जगह कहां है? इसमें कोच हो गई आपकी पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई, कैप्टन हो गए इमरान खान, प्लेयर हो गए सिराजुद्दीन हक्कानी, खलील हक्कानी, अनस हक्कानी, ये सब, और मेंटर हो गया आपका चीन। ये चीन आपका मेंटर है। मिलके खेलिए ना। आपको तो ना बैट चाहिए, बैट की जगह बंदूक इस्तेमाल कीजिए, बॉल की जगह बम फेंकिए एक दूसरे पे। वो हेलीकॉप्टर वाला देखे ना फोटो जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं, और उसको आजकल व्हाट्सएप पे फैलाया जा रहा है, तालिबानी हेलीकॉप्टर के पंखे पे बैठे हैं कि विंग कमांडर। तो ये चल रहा है, तो खेलिए, ऐसे खेलते रहिए। खैर, अच्छा, आज नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ की एक बैठक हुई थी, उसमें कट्टरवाद का मुद्दा रखा, और वो आपको सुनना चाहिए कि कोई प्रधानमंत्री ने तालिबान का जो कब्जा हुआ उसके बाद पहली बार वो अफगानिस्तान पर बोल रहे थे। एक बार सुनिए उन्होंने क्या चेतावनी दी है। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है, और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से घट रहा है, किला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को आतंकवाद को लेकर पहले भी आगाह करते थे, और आज जब वो बोल रहे थे, अफगानिस्तान का पहली बार जिक्र कर रहे थे, तो कट्टरवाद, रेडिकलाइजेशन कितना दुनिया के लिए खतरनाक है वो भी वो बता रहे थे। लेकिन इस क्लास में इतना ही। अब आपको लिए चलता हूं इकोनॉमिक्स की क्लास में। लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सदस्य ऐसा नहीं चाहते कि पेट्रोल की कीमत को जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी के दायरे में ले आए। काउंसिल को लगता है कि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने का वक्त नहीं आया है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई? पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में अभी नहीं है, लेकिन इन्हें जीएसटी में लाने से क्या होगा, आज आपको यह समझना चाहिए ताकि आपको पता चले कि यह फैसला क्या है और इस फैसले के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। इस क्लास में आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। दिल्ली के बारे में आपको बताता हूं कि दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या है। पेट्रोल जो है दिल्ली में, उसकी कीमत आज की तारीख में है 101 रुपया 19 पैसा पर लीटर, बता रहा हूं, प्रति लीटर। और इसको अगर आप ब्रेकअप में देखेंगे तो जो बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस, वो करीब बैठता है 40 रुपए, 40 रुपए 78 पैसे। यानी अगर आप इसको देखिए 40 रुपए 78 पैसे। माल भाड़ा यानी जो आप ढुलाई कर रहे हैं उसकी, वो बैठता है 32 पैसा। एक्साइज ड्यूटी यानी जो कि
सेंटर के पास जाता है और फिर सेंटर से कहां जाता है वो आगे बताऊंगा, वो आज की तारीख में बैठता है 32.90 रुपए। इसके बाद लगता है वैट, जो राज्य वसूलते हैं, और ये अगर आप एवरेज निकालिएगा मोटे तौर पर ये बैठता है 23.35 रुपए। ये आपको दिल्ली का बता रहा हूं कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में क्या है वो भी आपको समझ में जाएगा। इसमें डीलर कमीशन भी होता है। भाई डीलर मुफ्त में तो काम नहीं ना करेगा, तो उसको भी आपको कमीशन देना है, तो वो डीलर कमीशन बैठता है करीब 3.84 रुपए। अब इन सब को आप जोड़ दीजिएगा तो बैठता है 101.19 रुपए। अब अगर आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल की कीमत आ जाए तब क्या होगा, तब ये तस्वीर क्या होगी। तो बेस प्राइस जो है, ये बेस प्राइस ये वही रहेगा 40.78 रुपए, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। माल भाड़ा आपका वही रहेगा 32 पैसे, ये भी नहीं बदलने जा रहा। इसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी लगती है 32.90 रुपए, ये जीएसटी में आने के बाद ये हो जाएगी कैंसिल, तो 32 रुपए सीधे सीधे बच गए। अब राज्य जो वसूलते हैं वैट 23.35 रुपए, ये भी हो जाएगा कैंसिल। नो ना भैया, तुम नहीं ले सकते। उसके बाद लेकिन आपको क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अगर सबसे ऊपर वाले में रख दिया स्लैब में, मान लीजिए 28% वाले में भी रख दिया, अलग अलग जीएसटी के स्लैब है, उसमें में अगर आपने 28% में भी रखा तो ये बैठेगा करीब 11.50 रुपए। और जो डीलर कमीशन है वो आपका 3.84 रुपए वैसे ही लगता रहेगा। तो अब अगर आप इन सब को मिलाइए तो ये यहां पर जो 101.19 रुपए का प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है वो आपका बैठ जाएगा 56.44 प्रति लीटर पर लीटर। तो कहां 101.19 और कहां 56.44। सीधा सीधा जो 101 रुपए का था जीएसटी के पहले, अगर जीएसटी में पेट्रोल की कीमत आई तो दिल्ली में लोगों के कितने रुपए बचेंगे, 45 रुपए पर लीटर बचेंगे। सीधा सीधा 45 रुपया बचना शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकारों को जो आपको 45 रुपए का फायदा दिख रहा है वो सरकारों को 45 रुपए का नुकसान दिखता है। क्योंकि अगर आप इसको समझना शुरू कीजिएगा कि राज्यों में और सेंटर में हो क्या रहा है, पेट्रोल पर आपको बता रहा हूं कि पेट्रोल पर 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी, ये पहले आपको एक्साइज बता रहा हूं जो कि सेंटर के पास जाता है, ये 9.48 था पर लीटर, और 2021 में ये बढ़कर हो गया है 32.90 रुपए। सरकार का तर्क ये है कि भाई यहां से जो पैसा आ रहा है वो हम लगा रहे हैं लोगों के काम में, जो मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सब में लग रहा है। अब आपको कलेक्शन बताता हूं, ये जो पेट्रोल में जीएसटी माफ कीजिएगा एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन है 2014-15 में ये करीब 72,000 करोड़ था, करीब आपको बता रहा हूं मोटे तौर पर इतना पैसा पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी आ रही है। लेकिन जब वो 9 रुपए से बढ़कर 32 रुपए हो गया तो ये भी बढ़ना है, तो 2020-21 में ये हो गया बढ़कर 2,94,000 करोड़ रुपए। मतलब कहां 72,000 और 2,94,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, आपको सुनने में लगेगा कि इतना पैसा सेंटर के पास जा रहा है। नहीं, सेंटर के पास सारा पैसा नहीं जा रहा है, इसमें से भी हिस्सा राज्यों को मिलता है। और जो शेयरिंग का फॉर्मूला है वित्त आयोग हर 5 साल में तय करता है। 5 साल में यह तय होता है कि भाई केंद्र के पास जो एक्साइज ड्यूटी जाएगी उसका कितना हिस्सा राज्यों को जाएगा टोटल टैक्स का। तो अगर आपको वो दिखाऊं कि अगर वो आपके पास हो तो ये आपको पहले बता दूं कि कितना होता है। जो 5 साल में आपको बता रहा हूं कि ये चेंज होता है। इस शेयरिंग में सेस और बाकी स्पेशल टैक्स नहीं होते हैं। तो राज्यों के लिए जो टैक्स का इफेक्टिव हिस्सा बैठता है, पहले 41% होता है, लेकिन अगर बाकियों को आप घटा दीजिए तो वो बैठता है करीब 30%। तो आपको जो ये बता रहा हूं 2,94,000 रुपए, इसका 30% भी जो है वो सीधा राज्यों के पास चला जाता है। और राज्य जो अपना वैट वसूल रहे हैं वो तो वसूल ही रहे।
अच्छा, अब आपको वो नाम भी जानने चाहिए जिन्होंने आज विरोध किया कि जीएसटी में पेट्रोल को नहीं लाइए, डीजल की कीमत को नहीं लाइए। और वो नाम कौन से हैं? महाराष्ट्र। अब मैं आपको हर राज्य बताऊंगा, 6 राज्यों ने विरोध किया, लेकिन महाराष्ट्र में उन पार्टियों की सरकार है जो पेट्रोल को लेकर सियासत भी करते हैं और चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल की कीमत ना लाई जाए। कर्नाटक, यहां पर बीजेपी की सरकार है। केरल, लेफ्ट की सरकार है जो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, वो नहीं चाहते कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल की कीमत आए। उत्तर प्रदेश, बीजेपी की सरकार है, इन्होंने भी विरोध किया कि जीएसटी के दायरे में मत लाइए। मध्य प्रदेश, बीजेपी की सरकार है। और आखिर में झारखंड, जहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। तो सब मिला जुलाकर आपके लिए पॉलिटिक्स में ये कह सकते हैं कि हाय तौबा, तुमको 100 रुपए देना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि जीएसटी के दायरे में आए और आपके पैसे बचे। क्यों? क्योंकि इनको जो रेवेन्यू आता है उसका बड़ा हिस्सा इधर से आता है, और जो ये आपको बड़े बड़े वादे करते हैं या गरीबों के लिए काम होता है वो इसी पैसे से होता है। तो वो सच्चाई आपको बता नहीं सकते, पॉलिटिक्स अलग चलती है। तो ये इस वक्त इस देश में पेट्रोल की कीमत पर चल रहा है। हालांकि जीएसटी के दायरे में आए तो लोगों का सीधा फायदा हो सकता है, लेकिन वो फायदा आपको दिखेगा पेट्रोल की कीमत में। ये ध्यान रखिएगा कि राज्यों को और केंद्र को जो आपकी योजनाओं के लिए पैसा लगाना है वो भी इधर से ही आता है। वो रुकेगा तो आपको दिखेगा नहीं कि नुकसान क्या हो रहा है। तो थोड़ा ये कैलकुलेशन भी पेट्रोल की कीमत की जब चर्चा हो तो करनी चाहिए, समझनी चाहिए। खैर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार टेक्नोलॉजी की क्लास में आपको लिए चलूंगा और बताऊंगा कि कैसे अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो इधर उधर आपको जाने में समय लग सकता है। हो सकता है कि आप बस से जाते हो, मेट्रो से जाते हो, लेकिन न्यूयॉर्क तो इससे नहीं जा सकते। और न्यूयॉर्क जाने में 15-16 घंटे से लेकर अगर कनेक्टिंग फ्लाइट हो तो 30 घंटे लगते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा वो टेक्नोलॉजी जिसमें आप दिल्ली से न्यूयॉर्क 40 मिनट में पहुंचेंगे। जल्द लौट रहा हूं। की क्लास। स्पेस टूरिज्म में नया इतिहास बनाया। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 4 आम लोगों को स्पेस में भेजा है। ये चारों लोग 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। सभी चारों नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्री हैं। इंस्पिरेशन 4 मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च की कक्षा में 3 दिन चक्कर लगाएगा। ये भविष्य की दुनिया की तरफ पहला कदम है। आने वाले सालों में एयर ट्रैवल बदलने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट स्पेस ट्रैवल नया मॉडल बनेगा और ये एयर ट्रैवल मॉडल कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी। अभी न्यूयॉर्क से दिल्ली आने में 15 घंटे लगते हैं। अगर कनेक्टिंग फ्लाइट हुई तो 30 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट स्पेस फ्लाइट से न्यूयॉर्क से दिल्ली सिर्फ 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। लंबी दूरी की हवाई यात्रा का अगर आंकड़ा देखें तो यह बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया में 800 रूट ऐसे हैं जहां 10 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट्स हैं। इन एयर रूट पर 15 करोड़ पैसेंजर हर साल ट्रैवल करते हैं। एयर पैसेंजर भी लगातार बढ़ रहे हैं। 1970 में जहां 50 करोड़ एयर पैसेंजर होते थे, वहीं 2019 आते आते यह आंकड़ा 450 करोड़ एयर पैसेंजर का हो चुका है। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट स्पेस ट्रैवल में 3 चुनौतियां भी हैं: कॉस्ट, लॉजिस्टिक और सेफ्टी। और यह बहुत आसान नहीं है। आप कॉस्ट के लिहाज से देखिए तो लंबी दूरी की फ्लाइट है, औसत टिकट प्रति व्यक्ति $2500, जो करीब $1,80,000 होना चाहिए। वो पॉइंट टू पॉइंट स्पेस ट्रैवल में $12,000 यानी करीब 9 लाख रुपए बैठ सकता है। लॉजिस्टिक की बात कीजिए तो प्लेन में सफर करना आसान है, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी होती हैं और स्पेस ट्रैवल के लिए स्पेस पोर्ट बनाने होंगे जहां आसानी से घर से आप पहुंच जाएं। तीसरी चुनौती जो है वो सेफ्टी की। अगर ट्रैवल में एटीसी होता है एयर ट्रैवल में तो बहुत हद तक सेफ्टी होती है। पॉइंट टू पॉइंट स्पेस ट्रैवल के लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा और सेफ्टी की गारंटी देनी होगी, क्योंकि इसे अभी अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो 40 मिनट में आप न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं, लेकिन खबरों की दुनिया में जब आप 50 मिनट 55 मिनट दे देते हैं तो पाठशाला खत्म होती है और आप ओपिनियन इंडिया की तरफ पहुंचते हैं, जहां मीनाक्षी कर्णवाल आ रही हैं। तो थोड़ा उनके साथ भी खबरों के सफर पर निकलिए। नमस्कार।